तो आज का ये एकदम छोटा सा वीडियो है और ये एक क्लास का वीडियो नहीं है, ये एक ऐसे ही ज़रूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अभी से पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे अवसादी चट्टान के बारे में और ये भी वीडियो है अवसादी चट्टान के बारे में। पिछला क्लास में बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स कम मिला है, ऐसा इसलिए क्योंकि चैनल का ग्राफ अभी नीचे चल रहा है। हमारे कैमरामैन साहब गोवा घूम रहे हैं, इसलिए क्लासेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, लेकिन अब वो नहीं घूम रहे हैं, अब आ गए हैं मेरे पास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवसादी चट्टान के मुख्य पॉइंट्स के बारे में जो हम पिछले क्लास में बात किए थे। देखिए, इस पूरे भूपर्पट्टी का निर्माण हम लोग पढ़ लिए हैं, पूरे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हम लोग पढ़ लिए हैं, इस पूरे पृथ्वी का रचना कैसे होता है इस पूरे रचना के बारे में पढ़ लिए हैं, आग्नेय सेल को पूरे पढ़ के हम लोग फाइनल कर दिए हैं, चट्टानों के पूरे क्लासिफिकेशन को भी कंप्लीट कर दिए हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल होती है। आग्नेय सेल कंप्लीट, अवसादी सेल हमने पढ़ा दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर देखिएगा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ एक पॉइंट का, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, कि इस पूरे पृथ्वी के निर्माण में सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या महत्व है, क्यों वो चट्टान पढ़ना हमें आवश्यक है। ध्यान से बात समझिएगा। जैसा कि हमने बात किया पृथ्वी के रचना के बारे में, आग्नेय सेल के बारे में, ये सारे क्लासेस को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा सबसे पहले। लेकिन मैं बता दूं, इस पूरे भूपर्पट्टी का 75% जो भाग है, इस पूरे भूपर्पट्टी का 75% जो भाग है सिर्फ स्थल मंडल का, वो निर्मित हुआ है आपका अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स से। इस सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे हैं, ये सारा प्रोसेस के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। एंड ये सेल को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं परतदार सेल। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े चट्टान, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम चट्टान है आग्नेय सेल होता है, इसको हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक सेल जब टूटता है, इसका विघटन होता है, विघटन को हम लोग यहाँ पे अपक्षय बोलते हैं, यानी कि ये जब चट्टान टूटेगा तो अंततः हमें प्राप्त होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो है ना, आपको ये नहीं समझना है कि बहुत बड़ा एक्चुअल का चट्टान होता है, नहीं रे बाबा, ये चट्टान नहीं है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। चट्टान देखो, इसको अगर इंग्लिश हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री को आप लोग समझ सकते हैं सैंड, एंड सैंड का मतलब होता है बालू। जब भी अवसादी सेल आपके दिमाग में आता है तो आप समझो कि हम वो बालू के नाम ले रहे हैं। समझ के देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका, कि जब इस पूरे पृथ्वी पर सिर्फ चट्टान होगा तो समझो पूरा आग्नेय सेल का रूप धारण किया हुआ होगा, पूरा हमारा धरातल, पूरा हमारा स्थलमंडल। लेकिन ये आया अवसादी रूप में, अपने रूपों को करोड़ों वर्षों के बाद अपने रूप को ये क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है ना। और विघटन जब होगा, जब बड़े बड़े जो प्राथमिक सेल होगा, लावा मैग्मा के संगठन पे जो बना हुआ सेल होगा, ये टूटेंगे, और टूटने का पूरा मेथड हमने समझाया हुआ है पिछले क्लास में, ठीक है ना। तब जाकर बना अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जब बनेगा तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सकती है, उन चट्टानों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। इन चट्टानों में जो सबसे मुख्य पॉइंट था वो है कि इनमें सर जीवाश्म पाया जाता है। अब देखिए, हम जीवाश्मों को इससे क्यों जोड़ रहे हैं। देखिए, जीवाश्म इसलिए पाया जाता है क्योंकि अवसादी चट्टान अर्थात जो सैंड जैसी संरचना है, बालू जैसी संरचना है, इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। और जब रिक्त स्थान पाया जाएगा तो छोटे छोटे जीव या बड़े बड़े जीवों के कुछ अवशेष इस रिक्त स्थान में उपस्थित होते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि पूर्वानुमान हम लोग लगा लेते हैं कि पुराने समय में भी एक्चुअल का जीव हुआ करते थे, उनकी भी इस टाइप की कंकाल हुआ करती थी, ठीक है ना। उन जीवों की संरचना में भी ये तत्व मिले होते थे, इस टाइप से हम लोग बात कर लेते हैं। एंड एक बहुत बड़ा सिलेबस है जो हम अक्सर वीडियो में बताते आ रहे हैं अभी तक, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पहले अगर हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को अप्लाई करें तो समझिएगा ध्यान से पॉइंट को। हमारी पृथ्वी के रचना में मुख्य भूमिका है थोड़ा सा रिएक्शन थोड़ा नहीं हुआ है, ये रिएक्शन आज भी हो रहे हैं। आप ऐसे भी देखिए, हमारे वातावरण में कितनी बदलाव आ रही है। यही बदलाव पहले भी हुआ, चट्टान आग्नेय सेल के रूप में, फिर वो आता है अवसादी सेल के रूप में, अर्थात मिट्टी के रूप में, बालू के रूप में। क्लास को देखिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे जीवाश्म पाया जाएगा, इससे हम कालानुक्रम के बारे में पता कर सकते हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो का एक भी पॉइंट आपको नोट नहीं करना है, पहले इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा, इसमें सिर्फ आपको सुनना है।
रिएक्शन पे रिएक्शन होता आ रहा है। अब आप लोग के हम एक बात बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग पढ़े हैं मैग्मा के बारे में। मैग्मा का जो अवस्था होता है, ये अवस्था होता है प्लाज्मा अवस्था, और इनका रंग होता है लाल तथा पीला। और इस अवस्था में ये जब ठंडे हो जाते हैं तब बनाते हैं लावा, और लावा जो होते हैं इनकी अवस्था होती है ठोस, और इनका रंग होता है काला। बाबू हम रंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो मैग्मा है इसका रंग लाल तथा पीला है, तथा जो लावा है उसका रंग कैसा है, काला है। इसकी बात यहाँ पे गौर करने लायक है, जो आपको उपयोग में अभी हम बताने वाले हैं। जो हमारा स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल में आप कोई भी जीव उठाकर देखो, कोई भी पदार्थ उठाकर देखो, पहले चीज मिट्टी उठाकर देखो, इस मिट्टी का रंग आपको कैसा दिखता है। इस मिट्टी का रंग जो हमारे धरती पे है वो दिख सकता है आपको लाल मिट्टी, और जो प्योर लाल नहीं होती, लाल के साथ पीली मिट्टी दिख सकता है, काली मिट्टी दिख सकता है ना, काली मृदा दिख सकता है, इसके साथ साथ भूरा, ठीक है ना, वाइट, सफ़ेद, आप इस टाइप से कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, कभी भी ग्रीन कलर का मिट्टी होता है क्या? कभी भी पिंक कलर का मिट्टी हो सकता है क्या? येलो कलर का मिट्टी हो सकता है, क्योंकि जब मिक्सअप होता है ये सब ना, तो येलो कलर का हो सकता है, ठीक है ना। ग्रीन कलर का मिट्टी क्यों नहीं होता है? पूरी तरीके से जो वाइट होना चाहिए था उस वाइट कलर का एकदम मिट्टी नहीं होता है, ठीक है ना। तो समझिए इस पॉइंट को। एंड कभी आप ब्लू कलर का मिट्टी नहीं देखे होंगे, ब्लू कलर का मिट्टी नहीं देखे होंगे। और कौन सा कलर है इधर आसपास, बताइए जी, और इधर कलर कौन सा है? कोई कलर ना है। हाँ, तो इस टाइप का कोई भी कलर आप अनावश्यक चीज़ नहीं देखें अभी तक। आप समझिए, आप जो भी इंसान है, इंसान का भी कलर पे जाइए, कैसा कलर, मिट्टी जैसा कलर है, मिट्टी जैसा कलर है, काला कलर हो सकता है ना। तो कलर भी देखो सारा जो, अब अगर हम लोग इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड जो है एक प्लाज्मिक स्टेट में होता है, पूरी तरीके से ठोस नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन है, 75% हाइड्रोजन है, और सारी चीज़ एक प्लाज्मिक स्टेट में अगर हम पूरे ब्रह्मांड लेवल पे देखें तब ऐसा हो सकता है। और ऐसा एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। अब आइए धरती पे, धरती पे आइएगा तो कोई भी अवयव, जैसे हम लोग की बात करें ना, तो हम लोग की जो जन्म हुई है, जो मानव युग की जो उत्पत्ति हुई है, या कोई भी जीव की जब उत्पत्ति हुई है, तो वो उत्पत्ति हमारे पृथ्वी पर उपस्थित तत्व से ही हुई है। हमारे पृथ्वी पर तत्व है क्या? यही तो है ना भाई साहब, सैंड है, यही तो आग्नेय शेल प्राथमिक चट्टान आया, इसी का तो विघटन हुआ था, हमारे पास मिट्टी बना, अवसादी चट्टान बना, एंड मिट्टी जैसा पदार्थ बना, तभी तो जीवाश्मों के बारे में पता चला, अर्थात पहले जीव इस पे आए, ठीक है ना। इसके बाद रिएक्शन पे रिएक्शन होते चल रहा है, रिएक्शन पे रिएक्शन होते चल रहा है, रिएक्शन पे रिएक्शन होते चल रहा है। मैग्मा लावा, मैग्मा लावा, देखो मैग्मा का लाल पीला, देखो जीवों की संरचना कैसी हो जाती है, लाल भी हो जाती है, सही बात है, लाल भी हो जाती है, भूरा भी हो जाता है, मतलब आप समझो ना, लाल वाइट, ठीक है ना, और ब्लैक, इस सबसे मिलता जुलता ना जीवों का भी रंग होता है, ठीक है ना, जीवों का भी रंग होता है। बाकी चीज़ तो कार्बनिक कंपाउंड है, जिससे हमारा क्या बनता है, रंगों का निर्माण होता है। जितने भी कलर्स हैं हमारे पास, ग्रीन होते हैं, जितने भी कलर हैं वो सब कलर अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात समझो, वो बाकी के कलर कैसे आ गए हमारे धरती पे? बाकी के जो कलर हैं वे कैसे आ जाते हैं? मान लीजिए कि जैसे ग्रीन कलर हमने बताया कि सर हमारा जो उत्पत्ति हुआ है इसी पृथ्वी पर से हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर कैसे आ गया? बगल में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है, ग्रीन कलर कहाँ से आ गया? इसकी जन्म कहाँ से हो गई? ये कहाँ से ऐसा कलर मतलब रंग कहाँ से आ जा रहा है? तो बता रहे हैं कहाँ से आ रहा है। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ श्वेत प्रकाश के रूप में आ सकता है, जो आपके पास श्वेत प्रकाश अभी आता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश, श्वेत माने 7 गो और प्रकाश माने लाइट होता है, तो 7 रंगों का जब प्रकाश हमारे धरती पे आता है तो एक्चुअल में हाइड्रोजन का प्रकाश है। किसका है? एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। एक इलेक्ट्रॉन से ही श्वेत प्रकाश रिलीज हो सकता है, लेकिन श्वेत प्रकाश में एक रंग होता है क्या भाई साहब? नहीं। क्या होता है? वीव गयोर। आप लोग 10th में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है ना, 12th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या क्या होता है बताइए? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ठीक है ना, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, एंड यहाँ से रेड होता है। समझ में आया? इतने रंग हैं, तो देखो ग्रीन कलर यहाँ पे आया क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में है उसी से तो ग्रीन कलर बन रहा है हमारे पास। कोई भी कलर, अच्छा वो ग्रीन कलर ऐसा नहीं है वो स्पेशल हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो चीज़ इस पृथ्वी पर आ रही है या जो चीज़ हमारे पास है, तो क्या उस चीज़ से नए नए चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं होगा? होगा, कन्फर्म होगा, ठीक है ना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल देखिए पूरा पेड़ पौधा पूरा क्या है? हरा होता है,
क्या होता है, हरा होता है। तो जो हरा रंग की जो उत्पत्ति हो रही है ना, ये कहाँ से हो रही है, इधर से ही हो रही है। सारा खेल किसका है, श्वेत प्रकाश का। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, अगर श्वेत प्रकाश नहीं होता, यानी कि सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पे नहीं आता, तब क्या होता। ये सेडिमेंट्री रॉक्स को आप साइड में रखिए, क्योंकि पिछला क्लास आप लोग देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से, पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। अब आप लोग सवाल का जवाब दीजिए, अगर श्वेत प्रकाश हमारे धरती पे नहीं आएगा तो क्या होगा, क्या होगा। होगा ये, ना हम रहेंगे ना आप रहिएगा। क्या होता, हिस्ट्री में चलें, पूरे पृथ्वी का निर्माण ही नहीं होता, इस पूरा पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं बनता, ना जल मंडल बनता, ना हाइड्रोस्फीयर उसी को बोलते हैं, लिथोस्फीयर नहीं बनता, एटमॉस्फेयर नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। क्यों, क्योंकि वाइट रेज जब तक हमारे धरती पे नहीं आएगा, क्योंकि जो वाइट रेज होती है इसी से, यानी कि सूर्य से ही हमारी पूरी पृथ्वी को ऊर्जा मिलता है। तो अगर हमारा सूर्य नहीं होता तो हमारे पूरे पृथ्वी को, अरे हमारा बात छोड़ो भाई, पूरे पृथ्वी को ऊर्जा नहीं मिलता। और जब तक पृथ्वी में पूरा ऊर्जा नहीं रहेगा, जो ऊर्जा देने वाला कोई सहायक नहीं रहेगा, तो पृथ्वी को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं होगा, जिससे ये अपने इतने बाल बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। आज अगर हम लोग सिर्फ जीवों की बात करें तो 17 से लेकर 18 लाख जीवों की सिर्फ प्रजाति है अप्रोक्स में, ठीक है ना। 17 से 18 लाख जीवों की ओनली प्रजाति है। समझिए इसके कितने संतान हैं हमारे पृथ्वी के, ठीक है ना, ये समझना। अब समझो कि श्वेत प्रकाश का क्या है। अगर आज भी श्वेत प्रकाश आना बंद हो जाए सूर्य के पास, तो उम्मीद मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, इसके 1% भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ में फिजिक्स लागू होता है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है ना, तो आज भी ये धरती का अंत निश्चित है। क्यों, क्योंकि अगर श्वेत प्रकाश आना बंद हो जाए तो हमारी पृथ्वी के पास किसी प्रकार का कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगा। हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पर ही रह जाएंगे, ठीक है ना। और पृथ्वी जो घूम रही है अपना मन से नहीं घूम रही है, रियलिटी यही है। जैसे आपको हम एक चीज़ बताते हैं, आपको अगर एक रूम में बंद किया जाए, ठीक है ना, और उस रूम में सिर्फ टेम्परेचर दिया जाए और आपको रख दिया जाए कि भैया उसमें आप खड़ा रहिए चुपचाप, आप अस्थिर से रहिएगा, पॉसिबिलिटीज़ है तो 1% भी नहीं है। अर्थात आपका क्या होगा, आप इधर उधर भटकिएगा, आप क्या कीजिएगा, भटकिएगा, इन्हें से उन्हें निकलने का प्रयास कीजिएगा, टेम्परेचर लगातार मिल रहा है। यही हाल है पृथ्वी का। जितने भी ग्रह हैं वो पहले अपने अक्ष पे घूमते हैं, उस गति को हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति, एंड उसके बाद सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो जो पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने का वजह क्या है, पृथ्वी को घूमने के लिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कौन दे रहा है, ऊर्जा कौन दे रहा है, तो ऊर्जा दे रहा है सूर्य। कौन दे रहा है, सूर्य। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो ऊर्जा भी इसको नहीं मिलेगा पृथ्वी को, और सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, पूरे जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रहों को ऊर्जा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, जब ऊर्जा नहीं मिलेगा, एक और चीज़ है जो जिसकी वजह से पृथ्वी घूमती है, उसका नाम है क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से भी ये क्या हो सकता है, घूम सकता है। लेकिन जब सूर्य ही नष्ट हो जाए, लाइट ही नहीं आएगा, तो सूर्य अपनी औकात कहाँ से दिखाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज ये भी नहीं है, समझ जाओ। तो पूरा धरती का अंत निश्चित है। और अगर हमारे पास वाइट रेज एंड सन का पावर अगर नहीं होता तो पूरा मैटर खत्म है। आज जैसे ही सूर्य को भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता है, सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। क्यों, क्योंकि यही सूर्य की वजह से पृथ्वी पर जो तत्व है, ये तत्वों का निर्माण हुआ है। जैसे हम लोग 5 तत्वों में क्या पढ़ते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। संस्कृत में क्षिति का माने धरती होता है। क्या सूर्य अगर नहीं होता तो क्या इस पृथ्वी का निर्माण हो पाता, नहीं, ठीक है ना। जल का निर्माण हो पाता, नहीं। पावक मतलब आग, यहाँ पे ऊर्जा, आग का मतलब आप समझो ना ऊर्जा। आग मतलब ये मत समझो कि चूल्हा में लकड़ी ही जलाना है, ठीक है ना, नहीं। आग का मतलब समझो ऊर्जा। क्या इस पृथ्वी पर, जब आप लोग 10th में थे पढ़े होंगे कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत में क्या पढ़े थे भाई साहब, आप लोग पढ़े थे कि सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होता, जब मुखिया जी ही बंद कर देंगे आपको ऊर्जा देना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि सूर्य नहीं आएगा तो हम भैया पानी से क्या करेंगे कि जनरेटर उसमें लगा देंगे, हमारी भारत सरकार लगा देगी, ठीक है ना, भारत सरकार लगा देगी और घर घर बिजली आएगा, जिससे हम यहाँ पे थोबड़ा अपना दिखा के, मुंह आप लोग का दिखा के, मतलब अपना मुंह दिखा के वीडियो शूट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो सनलाइट नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें जम जाएगी, बर्फ़ का चट्टान बन जाएगा। वो बर्फ़ ही नहीं बन जाएगा, सीधे मिट्टी बन जाएगा, डायरेक्ट एकदम क्या बोलते हैं, बर्फ़ का एकदम चट्टान बन जाएगा बड़ा सा, ठीक है ना। हम जहाँ हैं वहीं पर रह जाएंगे, पूरा
अंधेरा हो जाएगा पूरे पृथ्वी पर, ठीक है ना, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके बाद पावक का मतलब आग। आज जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, ये कोई भी ऊर्जा नहीं बचेगा। किसी भी जीव में जो ऊर्जा है, छोटे से छोटे प्रोन्सक जितने भी वायराइड होते हैं, अरे भैया वायरस से भी छोटा होता है वायराइड, इन सभी की अगर बात हम करें, ठीक है ना, इन सभी में जो भी ऊर्जा आता है, कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगा, ठीक है ना। ना आप जल ऊर्जा बना सकते हैं, ना आप पवन ऊर्जा बना सकते हैं, कोई भी ऊर्जा आप नहीं बना सकते हैं, कोई भी हवा नहीं चलेगा। आखिर हवा जो गति कर रही है, क्यों कर रही है? सूर्य के लाइट की वजह से, वहाँ से गर्मी आता है और टेम्परेचर बढ़ने से पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पढ़े ना। तो हर एक चीज़ में आपका साइंस छुपा हुआ है, सन का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे, ठीक है ना। पढ़ रहे थे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स, लेकिन ये सब चीज़ें ना जानना आवश्यक है, ताकि आप थोड़ा सा टेंशन में रहो और थोड़ा सा सोचो, आंख बंद करो तो सोचो कि भाई कुछ तो खास बात है, इस संसार का कुछ तो रूल है। रील में हमने देखा, ठीक है ना, कि जैसे कोई थे, 2 लोग थे, ठीक है ना, उसमें कोई मौलवी साहब थे, अपना स्पीच दे रहे थे। उन लोग बोले, जैसे आजकल तो धार्मिक रूप से बहुत सारा ड्रामा होते चलता है वहाँ पे, रील पे, हर जगह पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। इन चीज़ों में हम पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, मज़ा आएगा सुनकर, ठीक है ना। उसमें बोले कि हम लोग तो, उसमें मौलवी साहब बोले कि हम लोग तो दफनाए जाते हैं, अर्थात हम लोग असली सच्चे देशभक्त हैं, ठीक है ना। और हिंदू का जो रीति रिवाज है, इसमें जलाया जाता है, ठीक है ना। और आप लोग बह के फिर पाकिस्तान में नदी में चले जाते हैं। पता है, इसमें अगर उनको साइंस हल्का भी पता होता और ज्योग्राफी भी पता होता, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि भारत से कोई नदी ज़्यादा पाकिस्तान में जाती नहीं है। दूसरी चीज़, ठीक है ना, दूसरी चीज़ ये भी कि उनको पढ़ाइए ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा का इस पूरे ब्रह्मांड में हम न निर्माण करेंगे न विनाश करेंगे। अर्थात सारा ऊर्जा, हम ये क्यों कहें, सारा ब्रह्मांड पे हमारा कब्जा है, पूरे पृथ्वी पर हमारा कब्जा है, ठीक है ना। हम अपने वातावरण को बना के रखेंगे अपने आसपास का, ठीक है। इस तरीके का निगेटिविटी फैलाना कहीं से भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ भी नहीं हो इस पूरे ब्रह्मांड के सामने, इस पूरे पृथ्वी के सामने आपकी औकात -0.0000001% भी नहीं है, ठीक है ना। आपको विश्वास नहीं है तो एक हम लिंक आपको देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कि इस पूरे ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, कितना डीप में हम लोग जाएंगे तब जाकर हमें भेंट होगा अपनी पृथ्वी से। और उस पृथ्वी पर मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की प्रजाति में से आप एक प्रजाति के एक अंग हैं, ठीक है ना, मानव। और उस मानव में से भी आपका कैटेगरी कितना है आप समझ सकते हैं। पूरे भारत में 142 करोड़ 82 लाख के अप्रोक्सीमेट जनसंख्या है, उसमें से आप एक व्यक्ति हैं और आप इस तरीके के नफरत फैलाने वाली भाषण को देते हैं। समझिए आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। आपको इस टाइप की बातों को नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं। और ये हम सिर्फ उनके लिए ही नहीं बताए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी समाज में नफरत फैलाते हैं। समाज में जो हमारा जो भारतीय समाज है इसको ख़राब करते हैं। हम सिर्फ मौलवी का या हिंदू का या कोई किसी का बात नहीं कर रहे। हर वो व्यक्ति जो इस टाइप का बात करता है उसकी औकात वही 0.0000001% भी नहीं है, ठीक है ना, इस पूरे पृथ्वी के सामने। ये पृथ्वी हमारी माता है, इसकी हम इतना अच्छे से देखभाल करेंगे, सुरक्षा करेंगे कि भाई देखो आने वाला पीढ़ी भी कहेगा कि भाई कुछ नहीं ना, तो ये तो मत कहो कि आने वाला पीढ़ी जो बोलेगा ये बोलेगा कि भाई तूने क्या किया है इस पूरे हमारे वातावरण के लिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ करो ताकि लोग, अगर आने वाला कोई नहीं न रहे। अभी अगर हम मान लो कि अगर पढ़ा भी रहे हैं अभी ना, अभी हम पढ़ा रहे हैं, सच्चाई से ईमानदारी से अगर पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से, अगर हमसे कोई सीख मिलेगा। आने वाला पीढ़ी अगर इस टाइप का कुछ होता है तो आने वाला पीढ़ी हमें 10 को गाली देकर नहीं जाएगा और ये नहीं बोलेगा कि गुरुजी आपने गलत किया था, आप मेरे बाप थे, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है ना। चलो, तो आने वाला पीढ़ी ऐसा करो कि कुछ नाम हो जाए। ये नफरत का बाजार फैलाने से कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक है। इस पूरे समाज कुछ होता नहीं है पहला चीज़, एंड समाज के अस्तित्व आप ही लोग हैं और इस समाज के अस्तित्व को बिगाड़ने का काम भी आप ही लोग का जा रहा है, ठीक है ना। सब जब आप ही लोग हैं तो आप ही लोग पे श्रेय भी जाएगा, ठीक है। तो और ये सब हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इसकी क्या करें, सुरक्षा करें। ध्यान से बात समझिए, ठीक है ना। गगन का मतलब क्या है, आकाश है। जब इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी एक पृथ्वी का अस्तित्व मिला तो हम लोग आज जान पाते हैं कि हाँ यहाँ सूर्य है। सूर्य लाइट बंद नहीं करता है भैया, टॉर्च ऑफ नहीं करता है, ठीक है ना। टॉर्च उसका हमेशा जलते रहता है, रात में भी दिन में भी सेम टेम्परेचर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। समीर का मतलब क्या होता है, हवा, अर्थात एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ही है जो हमें ये दिखाता है
कि हमारे पास भी हवा है जिससे हम जी सकते हैं। अर्थात इस सूर्य की वजह से ये पांचों तत्व मिला है और इन्हीं पांचों तत्वों में से हम लोग जन्म लिए हैं और एक टाइम बाद इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे। अर्थात सारा ऊर्जा इन्हीं पांच, जो हमारा शरीर का जो ऊर्जा है अभी स्टोर करके एक अंग बना के हमें मिल गया है कि भैया ले अपना ऊर्जा को कचर कचर बाहर में फेंक दो, ठीक है ना। और एक टाइम आएगा आने वाले समय में कि ये ऊर्जा खत्म हो जाएगा और ये ऊर्जा इसी पांच तत्वों में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यही है। अब समझ लो कि जब भी कोई विषय आप पढ़ते हैं तो उसको पूरी तरीके से फील लेकर पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक था हमारा श्वेत प्रकाश एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। एक तरीके से उस वीडियो के बारे में बताना हमारा मेन मकसद था कि इस पूरे पृथ्वी के निर्माण में जितना भी मिट्टी आज बना है वो मिट्टी कैसे बना है, ठीक है ना। उस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब मिट्टी के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेंगी, ठीक है ना। और इस पृथ्वी का भी अंत होगा। कैसे होगा हम बताते हैं। इस पृथ्वी का भी अंत होगा, इसका सिंपल सा प्रोसेस हम बताते हैं आपको। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि मिट्टी के बारे में कि मिट्टी का रंग जो होता है कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, काला होता है, भूरा होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन एक बात को नोटिस कीजिएगा कि करोड़ों साल के बाद हमारी पृथ्वी पर जब इतनी परिवर्तन हो रहा है, इतनी परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हमारी मिट्टी में जो मिट्टी है क्या क्लाइमेट चेंज नहीं होगा? होगा। क्या मिट्टी का अस्तित्व तो नहीं खत्म होगा? होगा। क्यों होगा बताते हैं। जैसे पूरा जब बड़ा सा चट्टान था उससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, तो क्या सेडिमेंट्री रॉक्स पूरा चट्टान नहीं बन जाएगा? बनेगा। अब चट्टान का निर्माण तो हो रहा है लेकिन इतना तो निर्माण नहीं हो रहा है जिससे पूरा मिट्टी ही परिवर्तित हो जाए। हो रहा है बट बहुत लिमिटेड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका क्षरण तो बहुत हो रहा है, चाहे मैकेनिकल विधि से कीजिए, चाहे आप केमिकल मेथड से कीजिए, चाहे आप बायोटिक मेथड से कीजिए। लेकिन हमारा चट्टान चट्टानों की उत्पत्ति ना हो करके हमारा चट्टान विनाश हो रहा है। और विनाश होगा तो पूरा संसार जब मिट्टी बन जाएगा तो आप चट्टान के लिए तरसेंगे, है ना। अभी नहीं तरसेंगे लेकिन लाखों साल के बाद ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब कोई भी हो तो क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका मौसम जो वेदर होता है ये सब बदल जाएगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो वेदर पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो समझिए। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो आप मनचाहा कोई भी पौधा को नहीं उगा सकते। पहले क्लाइमेट अच्छा था, आज से 20-25 साल पहले की बात करो ना जी, 20-25 साल पहले अपने पापा लोग से आप लोग पूछिएगा, बहुत अच्छा वेदर होता था, बहुत अच्छा वेदर होता था, बहुत अच्छा फसल होता था, बहुत कोई भी चीज़ आप उपजा सकते थे। लेकिन आज आप नहीं उपजा सकते हैं, आपने ही क्लाइमेट में आप नहीं उगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारा क्लाइमेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ना ढंग के बारिश हो रही है, ना ढंग का फसल हो रहा है, सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप जब हर एक चीज़ों को उपज नहीं करा सकते, फॉर एग्जाम्पल आपने पौधरोपण किया, वो पौधा आप जिस पोजीशन में लगाए हैं, जो पौधा लगाए हैं वहाँ का क्लाइमेट सूट उसको नहीं करेगा, कन्फर्म एकदम नहीं करेगा, ठीक है ना। करेगा कुछ हद तक, माना कि 100 पौधों में से 10-15 पौधे लग जाएंगे, बाकी सभी मर जाएंगे। एंड ऐसे क्या होगा कि पौधों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो जाएगी। अगर आप चाह के भी अगर अभी पौधा लगाते हैं तो जब उसको पूरी तरीके से 100% मेहनत के साथ उसको अगर पालन पोषण कीजिएगा एक छोटे बच्चे की तरह, तब उसका देखभाल करने के बाद तब वो बड़ा होगा, तब आपका वेदर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बट यहाँ पे जो है पौधरोपण करके फ़ोटो खिंचवा के पेपर में डाल देते हैं, पेपर में डालने के बाद बस ये पता चल जाता है कि वहाँ पे पौधरोपण हुआ है, ठीक है ना। और सोचते हैं कि भाई अब हम क्या होंगे, परम सुखी हो गए, अब हमारा हो गया काम तमाम, हमने पौधरोपण कर दिया, पर्यावरण तुरंत चेंज हो जाएगा परसों दिन से, ठीक है ना। आज पौधरोपण किए, परसों दिन से हमारा जो पर्यावरण है तुरंत बदल जाएगा। अरे नहीं रे भाई, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, पौधा पूरा उगेगा नहीं, पूरा मेहनत कीजिएगा तो उगेगा, तब जाकर वेदर हमारा धीरे धीरे रिकवर होगा। अन्यथा ये बात तो आप गांठ मान लो कि पहले जैसा, आज से 50 साल पहले जैसा वेदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से शहरीकरण हो रहा है, गांव का भी शहरीकरण हो रहा है, उस हिसाब से पूरा क्लाइमेट चेंज होगा। और अब कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, पुरानी मेथड से खेती करना नहीं चाहता है।
खेती भी अगर करने वाला जो किसान भी है वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है और वो सारा चीज़ क्या होते जा रहा है, मिट्टी में गड़बड़ होते जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज होगा, पूरा मौसम बदलेगा, जिससे हम लोग इंसान अभी हैं, देसी इंसान है, फिर ब्लोकिया मुर्गा जैसे इंसान बन जाएंगे, तुरंत टुनकी दर लेगा, तुरंत बीमार पड़ेंगे और तुरंत आदमी मरने लगेगा। आदमी का जीवन काल पहले 100 साल होता था, 112 साल तक। हमारे नाना के पिताजी अभी तक जिंदा हैं, 112 साल के, ठीक है। अभी अगर अब के जनरेशन के लोग हैं, हम सीधा एग्जाम्पल देते हैं, 2000 ईस्वी के बाद जो जन्म लिया है, 60 साल से ज़्यादा आप नहीं जी पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही हुआ है चेंज क्लाइमेट में एंड आपका DNA में वही भरा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग भी 20-22 साल के हो चुके हैं, आराम से जिएंगे, 38 साल ले, उसके बाद मरेंगे सीधे, एक लाइन में बात खत्म, ठीक है ना। तो समझो ध्यान से, कुछ अच्छा काम कर लो क्योंकि मरना है सभी को, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज होगा, मौसम खराब हो जाएगा, देख रहे हो तो स्किन त्वचा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बायोटिक चीज़ें, जिससे जीवों में एक अलग प्रकार का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन मतलब पहले देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, गंजापन पहले नहीं होता था, पहले पूरे शरीर पर बाल होता था, लेकिन आज देखो है पूरा इंसान टकला होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। हेयर ऑयल, पूरा तेल लगाएगा, इसके लिए ये लगाओ, इसके लिए ये लगाओ, भाई क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। पहले क्या होता था, ये तो हम भी जानते हैं, हम जो ब्लैक मिट्टी होता ना गांव में, ब्लैक मिट्टी का यूज है जो है हम लोग भी किए हैं बाल में, यहाँ पे लगाने के लिए। उससे इसको मूड मीसना बोलते हैं, ऐसे धर के लगा के उधर के आराम से इसको धर के क्या किया जाता है, मीसा जाता है। अब मीसा जाता है, बाल को क्या किया जाता है, सेपरेट एकदम शैम्पू भी वहाँ पे फेल हो जाएगा। अब देखो, जो मिट्टी होता है, काली मिट्टी का हम लोग यूज़ करते हैं। काली मिट्टी में क्या होता है कि किसी प्रकार का ज़्यादातर रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, और ज़्यादातर रिक्त स्थान जब नहीं होगा तो इसके बीच में, क्योंकि ये पौष्टिक तत्व से भरा होता है ना, क्योंकि इसमें खनिज होते हैं भाई साहब, क्योंकि ये मैग्मा क्या है, लावा से ही मिलकर बना है ना, तभी तो ये काली मिट्टी बना है। आखिर लावा से ही तो काली मिट्टी का निर्माण होगा ना। पत्थर टूटेगा, ब्लैक पत्थर है, ब्लैक पत्थर टूटेगा, बालू बनेगा, बालू को और रगड़ाओ मिट्टी बनेगा, मिट्टी तो हो गया काली मिट्टी ना। अब देखना, काली मिट्टी के बीच में ना कोई प्रकार का बालू वालू नहीं पाया जाता, अंदर में पूरा चिकना एकदम होता है, काली एवं चिकनी मिट्टी। और वो चिकनी मिट्टी लगाएगा, नेचुरल है एकदम, पूरा शैम्पू फेल हो जाएगा उस जगह पर, ठीक है ना। लगा के देखिएगा कभी। स्किन कैंसर भी जिसका होता है ना, मतलब फेस में घाव हो जाता है, वो सब ब्लैक मिट्टी से पोतेगा ना, ऐसे पूरी तरीके से लगा लेगा, सही भी हो जाता है उस जगह। लेकिन अब तो ये भी डर लगता है कि आज के समय में जो काली मिट्टी है ये भी सही नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज बहुत खतरनाक है। क्लाइमेट चेंज होगा तो दुनिया का अंत निश्चित है, ठीक है। और भी जो सावाल होगा इस टाइप से, जिस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने उठाया था और जिस टाइप के क्वेश्चन पर हमने बात किया था, उस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा, एकदम मुख्य क्वेश्चन पॉइंट एकदम पिन पॉइंट करके कि सर इस पॉइंट पे आप वीडियो बनाइए, तो उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और उस पर तुरंत फटाक से मेरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।